वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी के हैं जो कि मैथ सब्जेक्ट में पूछे हुए थे पीजी में। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा हुआ है विच ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, यानी कि इनमें से कौन सा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है फिलोसफी, ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस और ऑप्शन नंबर 4 है लॉ। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है क्योंकि ये साइंस का सोशल साइंस का पार्ट होता है। थर्ड भी करेक्ट है क्योंकि ये भी सोशल साइंस का पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस, और लॉ भी सोशल साइंस का पार्ट होता है। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है बायोलॉजी वो साइंस का पार्ट होता है, इस वजह से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जो है बायोलॉजी, क्योंकि ये साइंस का पार्ट है, सोशल साइंस का नहीं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। Which of the following is a disorder that affect the development of motor skill in which the affective have trouble planning and executing fine motor tasks which can range from waving goodbye to getting dressed। यानी कि इसमें बोला हुआ है कि ऐसा कौन सा डिसऑर्डर होता है जो बच्चे के मोटर स्किल्स, जो दो टाइप की स्किल्स की बात, एक टाइप की स्किल्स की बात कर रही है, फाइन मोटर स्किल्स की बात कर रही है, उसकी वजह से बच्चे को गुड बाय बोलने में या फिर कपड़े पहनने में, ड्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में बोला है डिसलेक्सिया, बी में बोला है डिस्प्रैक्सिया, थर्ड है डिसग्राफिया और फोर्थ है डिसकैलकुलिक। यानी कि देखिए अब बेसिकली इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला मोटर स्किल्स की बात करी है और दो कौन सी मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल की बात हो रही है। देखो ऑप्शन नंबर ए जो डिसलेक्सिया होता है वो एक तरह का रीडिंग डिसऑर्डर होता है। जब बच्चे जब अपने बात किसी अपने लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, जो बुक्स होती है उसको लेटर्स को पढ़ नहीं पाते हैं। और सेकंड जो है डिस्प्रैक्सिया, उसके अंदर बच्चों का ब्रेन या फिर कह सकते हैं उसकी मोटर स्किल अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से उनकी ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों ही अफेक्ट होती है। फाइन मोटर स्किल जैसे कि जो हमारे हाथ की छोटी मसल्स होती है, जैसे कि जिस तरह से गुड बाय बोला है, तो इससे क्या होता है गुड बाय बोलने में हमारे हैंड का यूज़ होता है, जो छोटी मसल्स का यूज़ होता है, तो वो भी असर फाइन मोटर स्किल, जो वो फाइन मोटर स्किल्स के अंदर आती है। और गेटिंग ड्रेस उसमें पूरा हाथ का यूज़ होता है, तो इसमें भी हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स यूज़ हो रही है। तो डिस्प्रैक्सिया ऐसी प्रॉब्लम होती है जहाँ पर जो बच्चों की ब्रेन मोटर स्किल्स पे असर करता है, जिसकी वजह से ऐसे मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं होती बट वो कोऑर्डिनेशन थोड़ी बॉडी की भी नहीं हो पाती है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सेकंड है वो डिस्प्रैक्सिया, वो करेक्ट है। जबकि जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है डिसग्राफिया, उसमें दरअसल बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो राइटिंग जो करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड भी हमारा गलत है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है डिसकैलकुलिक, वो उसमें क्या होता है कि बच्चों को मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है और ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है, समझ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा, इन चारों को हमने समझा और इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। ओके, मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोला हुआ है कि विच ऑफ दिस इज अ समेटिव असेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा समेटिव असेसमेंट है। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सेकंड है फाइनल एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है सेल्फ असेसमेंट और ऑप्शन नंबर 4 है ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्स। तो देखो समेटिव असेसमेंट दरअसल वो असेसमेंट होता है जब बच्चों का सारा सिलेबस कवर हो जाता है या फिर ईयरली एंड होता है, तब ये टेस्ट होते हैं, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन होती है। और ऑप्शन नंबर ए जो देखा है इंटरव्यू में क्या होता है, दो लोगों के बीच में या फिर एक पैनल के बीच में आपस में किसी टॉपिक पे या फिर खुद के बारे में टॉपिक इंटरव्यू होता है, उन आपस में उनके बारे में विचारों का लेन देन होता है और खुद की उनकी समझ बनती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है फाइनल एग्जामिनेशन, तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि समेटिव असेसमेंट की बात में ही ये बोला जाता है कि हम यहाँ पे ईयर के एंड में लेते हैं और वो फाइनल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और जो थर्ड है सेल्फ असेसमेंट, इसमें बच्चे खुद को असेस करते हैं, अपनी खूबियों को जानते हैं और उसको सुधारते हैं। और जो फोर्थ दे रखा है ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है दरअसल इसमें जो ऑनलाइन एक पोर्टल होते हैं जहाँ पे लोग आके डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, और ओपन होता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है फाइनल एग्जामिनेशन, वो इसलिए ठीक हो जाएगा क्योंकि ये एक समेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन, यानी कि इसमें क्या हुआ है
इसमें बोला हुआ है कि ये जो बातें कही गई हैं उसको पढ़ने के बाद आप बताइए कि ये किस टाइप का लर्निंग स्टाइल, यानी कि इसमें से ये किस टाइप की अधिगम शैली है। तो क्या बोला हुआ है कि श्याम इज अ 6th ग्रेडर, यानी कि श्याम 6th क्लास में पढ़ता है, fond of learning through charts, diagram and visual aids. Textbook that are dominated by words without illustration bore him. यानी कि इसमें ये बोला हुआ है कि जो श्याम है वो 6th क्लास का बच्चा है, ठीक है, उसे पढ़ने का बहुत शौक है, पर वो जो बुक्स में इतनी जो बातें लिखी होती हैं उससे बोर हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ समझाया नहीं होता, उसमें कोई इतने चार्ट्स भी, उसमें जो फोटोज़ नहीं होती, और इस वजह से जो उसकी जो लर्निंग है वो चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, विजुअल एड्स के थ्रू अच्छी तरह समझता है, ठीक है। तो 3 चीज़ हमारे सामने आ रही है, चार्ट्स, डायग्राम और विजुअल एड्स। तो हम ये देखेंगे कि ये कौन से लर्निंग स्टाइल में आते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है विजुअल वर्बल लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर 2 है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, ऑप्शन नंबर 3 है विजुअल नॉन वर्बल लर्निंग और 4 है टैक्टाइल लर्निंग। तो देखिए इनमें चारों में पहली बात, फर्स्ट में क्या बोला है विजुअल, तो ठीक है, विजुअल तो इसमें हमारे ऑप्शन में है। और वर्बल लर्निंग स्टाइल, तो देखो चार्ट और डायग्राम वर्बल तो होते नहीं है, क्योंकि वो क्या है, हम उसको देख रहे हैं, तो विजुअल भी है और क्या है, नॉन वर्बल भी है। और देखो ऑप्शन नंबर 2 जो है ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, तो इसमें खाली वॉइस की बात हो रही है, और चार्ट और डायग्राम में तो विजुअल की बात हो रही है, ठीक है, और नॉन वर्बल की बात हो रही है। और ऑप्शन नंबर 3 में है विजुअल एंड नॉन वर्बल लर्निंग स्टाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ट्स, डायग्राम क्या है, नॉन वर्बल है, और विजुअल एड्स तो विजुअल में आ ही गए, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हमारे करेक्ट हो जाएगा। और जबकि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो है टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल। और तो टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल क्या होता है, टैक्टाइल लर्निंग स्टाइल ये स्टाइल होता है जहाँ पर बच्चे फिजिकली यानी कि शारीरिक रूप से अपनी दिमाग की क्षमता को दोनों को तालमेल बिठा के कुछ सीखते हैं या फिर कुछ समझते हैं। जैसे कि क्लासरूम में बैठकर हम नोट्स बनाते हैं और फिर पढ़ते हैं, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों कोऑर्डिनेट करके जो लर्निंग होती है वो टैक्टाइल लर्निंग के अंतर्गत आती है। और जबकि जो क्वेश्चन में बोला गया था वो चार्ट्स, डायग्राम और विजुअल एड्स के बारे में बात की गई थी, जो कि विजुअल ऑप्शन नंबर 3 में विजुअल और नॉन वर्बल लर्निंग स्टाइल में आता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि व्हेन अ पर्सन नोज द थ्योरी बिहाइंड हाउ टू ड्राइव अ कार विदाउट हैविंग ड्राइवन अ कार इन अ रियलिटी देन द पर्सन इज सेड टू पोजेस। यानी कि ऐसा इंसान, ऐसी जब एक इंसान को सिर्फ थ्योरी पता होती है, ये नहीं पता है कि इसको गाड़ी कैसे चलानी। इसमें बोल ये रहा है कि एक इंसान है, उसको गाड़ी चलाने आती नहीं है, पर उसको ये पता है कि गाड़ी चलानी है, पर उसने कभी ज़िंदगी में असलियत में गाड़ी नहीं चलाई। तो इस तरह की नॉलेज को, ये जो उसकी नॉलेज है उसको किस तरह की नॉलेज कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसीजनल नॉलेज, बी है पर्सनल नॉलेज, 3 है प्रोपोजिशनल नॉलेज और 4 है इनहेरेंट नॉलेज। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए प्रोसेशनल नॉलेज किस तरह की नॉलेज होती है। दरअसल ये एक तरह की नॉलेज होती है जहाँ पे हम किसी चीज़ को करने से पहले स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसके बारे में हम क्या बोलते हैं उसके बारे में हमें पता होता है, यानी कि तथ्य के रूप में हमें पता होता है, वो हमने करी नहीं होती है। यानी कि जैसे कि हम एक और एग्जांपल समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए चाय बनाना है, हमको ये पता है, प्रोसीजर पता है सारा, पर कभी बनाई नहीं है, तो वो होगी प्रोसीजनल नॉलेज, यानी कि हमने उसे इम्प्लीकेट नहीं किया, कभी किया नहीं है। ओके, तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया। तो यहाँ यहीं से हमारा आंसर हमें निकल के मिल जाएगा कि ये जो कार चलाने की बात हो रही है रियलिटी में नहीं हो रहा है, बट उसको प्रोसीजर सारा पता है, थ्योरी पता है उस इंसान को। तो ये क्या हो गया, प्रोसीजरल नॉलेज, जहाँ पे हमको उस प्रोसीजर का पता होता है, बट हमें रियलिटी में वो चीज़ हमने किया नहीं होता। जैसे कि कोई शेफ खाना बना रहा है, हमने उसको देखा खाना बनाते हुए, पर हमने कभी खुद खाना नहीं बनाया, हमको स्टेप्स पता है बट हमें खुद नहीं आता। और सेकंड जो पर्सनल नॉलेज है वो एक ऐसी नॉलेज होती है जहाँ पे हम खुद के एक्सपीरियंस के थ्रू, जैसे कि हमने खुद वो चीज़ एक्सपीरियंस करी और उस चीज़ के बारे में हमारी जो नॉलेज डेवलप हुई, यानी कि तो वो होती है पर्सनल नॉलेज। और 3 है प्रोपोजिशनल नॉलेज, तो ये ऐसी नॉलेज होती है जो कभी मतलब जो बदलती, जो सच भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, यानी कि ऐसी नॉलेज जो सच है बिल्कुल, वो होती है प्रोपोजिशनल नॉलेज। जैसे 2 × 2 4, ये तो प्रोपोजिशनल नॉलेज है, क्योंकि चेंज तो नहीं होगा ना, इस वजह से। फिर है इनहेरेंट नॉलेज, यानी कि ऐसी नॉलेज जो हमारे जो सबके लिए सच है, वो कभी बदल नहीं सकती।
इनहेरेंट नॉलेज इन द सेंस कि जो हम हमारे अंदर खुद समाहित है, सबके बारे में ट्रूथ होता है वो इस तरह से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ दीज ऑप्शन नीड नॉट टू बी गिवन इम्पोर्टेंस वाइल चूजिंग टू टीच अ कॉन्सेप्ट। यानी कि हम कोई अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो हमें इनमें से किस चीज़ पे महत्व नहीं देना चाहिए, इंपॉर्टेंस उसकी नहीं देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में है सिलेक्शन ऑफ कार्टून्स कीपिंग द गोल ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। और जब कार्टून्स को चूज करें यानी कि हमको अपने विषय के बारे में उद्देश्य की हमें पढ़ाना क्या है, उसके जो उद्देश्य वो है क्या, उसे हमें ध्यान में रखना चाहिए उस कार्टून को सिलेक्ट करते समय। सेकंड में बोला हुआ है टेकिंग केयर दैट द कार्टून डोंट डिस्टर्ब द सेंटिमेंट्स ऑफ एनी ग्रुप। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्टून्स जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसी भी ग्रुप के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, यानी कि उनको हर्ट ना करे। फिर है थर्ड है द कलर यूज इन द कार्टून कैरेक्टर। जब हम कार्टून कैरेक्टर में जो कलर्स यूज़ करते हैं है ना, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 में है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट एंड रिलेवेंट कार्टून्स टू ड्राइव इन द कॉन्सेप्ट। यानी कि हमें अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही कार्टून को यूज़ करना चाहिए, उसकी जो चीज़ कार्टून्स को अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही रखना चाहिए। ओके, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे अपने गोल्स के हिसाब से कार्टून को सिलेक्ट किया, तो ये तो ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति होती है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है कि हमें किसी की भी ऐसे कार्टून को चूज़ करना चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, ये भी ठीक है, क्योंकि अगर हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करते हैं तो वो तो सबसे गलत हो जाता है। ठीक है, फिर जो थर्ड है कलर की बात जो कर रहे हैं तो वो यहाँ पे राइट हो जाएगा आंसर हमारा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर तो हम कुछ भी रख सकते हैं, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी जो फोर्थ में है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट, यानी कि ऐसे कैरेक्टर यूज करना जो हमारे कॉन्सेप्ट से लिंक करे, यानी कि उससे जुड़े, उसके हिसाब से हों, तो ये हमारा करेक्ट है। तो खाली ऑप्शन नंबर थर्ड में जो कलर्स की बात कर रही है, कार्टून्स कैरेक्टर में कलर्स की बात हो रही है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ऑप्शन तो आप समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं which one of the following approach would not ensure gender equality in टेक्स्ट बुक। यानी कि इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, ये जो NCERT की बुक्स होती हैं खासकर, उसमें किस तरह से जो जेंडर इक्वालिटी कैसे हम दिखा सकते हैं, मतलब कैसे उसमें नहीं, इन ऑप्शंस में से किसमें नहीं होगा, यानी कि उससे नहीं होगा। ठीक है, पहला है यूजिंग बोथ गर्ल्स एंड बॉयज नेम्स इन द एग्जाम्पल्स, यानी कि लड़का और लड़कियों का दोनों को नाम को इस्तेमाल करना। सेकंड है यूजिंग फेमिनिस्ट राइटिंग एज अ सोर्स मटेरियल, यानी कि जो फेमिनिस्ट राइटिंग होती है जिसमें महिलाओं के बारे में काफ़ी उनको आगे बढ़ाने की बात की जाती है, उस तरह की मटेरियल को यूज़ करना। थर्ड है इलस्ट्रेटिंग कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, जो स्टीरियोटाइप रूढ़िवादिता की जो लड़कियों के बीच में होती है, उसको समझाना। ठीक है, उसको बताना। फिर फोर्थ है इंक्लूडिंग पिक्चर्स ऑफ बॉयज डूइंग एक्टिविटीज विच गर्ल्स यूजली डू, यानी कि ऐसी पिक्चर्स को इंक्लूड करना जहाँ पर लड़का और लड़कियाँ दोनों ही सेम तरह के काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम उन दोनों ही लड़कों लड़कियों दोनों के नाम यूज़ करेंगे, खाली अगर लड़कों के नाम यूज़ करें तो वो जेंडर इनइक्वालिटी को शो करेगा, पर अगर दोनों के नाम यूज़ करेंगे तो इक्वालिटी की बात होगी। फिर है यूजिंग फेमिनिस्ट, तो अगर ऐसे हम मतलब लड़कियों को आगे बढ़ाने की ऐसी सोच की यूज़ करते हैं तो ये भी इक्वालिटी की तरफ बढ़ावा देता है। फिर है स्टीरियोटाइप इन द सेंस रूढ़िवादिता, जैसे कि लड़कियों और लड़कों को ऐसे दिखाएं कि जो लड़कियां होती हैं वो बाहर काम कर सकती हैं, लड़कियां खाली घर में काम करती हैं या बर्तन, इस टाइप से, तो ये क्या हो गया स्टीरियोटाइप में हो गया। ठीक है, तो ये इक्वालिटी को शो नहीं करेगा। ओके, और फोर्थ जो है इंक्लूडिंग पिक्चर, तो अगर दोनों ही लड़का लड़कियां एक टाइप से काम करते हुए दिखाते हैं, फिर हो सकता है कि लड़का भी घर में काम करें, लड़कियां भी कर रही हैं, तो ये क्या करेगा, ये इक्वालिटी को शो करेगा। इस तरह से हम ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इंश्योर नहीं कर रहा है कि जेंडर इक्वालिटी को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ असेसमेंट मेथड, यानी कि इनमें से कौन सा असेसमेंट मेथड नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 है होमवर्क एक्सरसाइजेस, यानी कि हम बच्चों को होमवर्क एक्सरसाइज दें। सेकंड है क्वेश्चन एंड आंसर, यानी कि बच्चों से क्वेश्चन एंड आंसर्स करवाते हैं। थर्ड है टीचर सजेस्ट करेक्शन, यानी कि टीचर क्या कर रही है,
बच्चों को सजेस्ट कर रही है कि आप करेक्शन करो, जो आपने गलतियां करी हैं उसको करेक्ट करो। और फोर्थ है स्किल टेस्ट, हम उसके स्किल टेस्ट का टेस्ट लेते हैं, ठीक है। देखो होमवर्क तो होगा असेसमेंट मेथड, ठीक है, होमवर्क होगा असेसमेंट मेथड, क्वेश्चन और आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो भी असेसमेंट मेथड होगा, क्योंकि उसके थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे। अब देखो टीचर ने सजेस्ट किया उसको करेक्शन को, वो ऑलरेडी उसको असेसमेंट उसकी हो चुकी है, तभी तो सजेस्ट करिए करेक्शन को, यानी कि इसके बाद का प्रोसेस है। और जबकि स्किल टेस्ट है वो भी एक तरह से उसकी असेसमेंट ही हो रही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाता है, विच इज टीचर सजेस्ट करेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, यानी कि इनमें से कौन सा मैथमेटिक्स पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ न्यूमेरेसी स्किल्स, यानी कि हम जो नंबर की जो हम स्किल्स होती हैं उसको जानेंगे, सीखेंगे, ठीक है। और फिर है टीचिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, यानी कि हम मैथमेटिकल के जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको सीखेंगे। थर्ड है टीचिंग ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स, यानी कि हम मैथमेटिक्स की एडवांस लेवल जो होता है, जो बहुत आगे का लेवल होता है, उसको सीखते हैं। तो फोर्थ है मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। देखो अब देखो पहले में तो भाई ठीक है क्योंकि न्यूमेरेसी की बात हो रही है, सेकंड में एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स की बात हो रही है तो ये भी ठीक है, और टीचिंग ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव है, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव है। बल्कि जब फोर्थ में जो माइक्रो टीचिंग की बात हो रही है, दरअसल माइक्रो टीचिंग एक तरह की टीचिंग होती है जहाँ पर हम 5 से मुश्किल से जो पूरी क्लास, ये टीचिंग प्रैक्टिस में यूज़ होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, छोटी टाइम पीरियड की क्लास होती है जहाँ पे मुश्किल से 10 मिनट्स की क्लास होती है और उसी में हम बच्चों को पढ़ाते हैं छोटे लेवल, छोटे टॉपिक को। तो ये तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि टीचिंग प्रैक्टिस का होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ ब्लॉग, यानी कि ब्लॉग का इनमें से कौन सा फीचर, यानी कि कौन सी उसकी भूमिका नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए है द कंटेंट इज पब्लिश इन अ रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, यानी कि जो कंटेंट है वो एक रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर में डाला जाता है। और बी है, सेकंड है दे आर कंपोज्ड ऑफ वेब पेजेस इन विच वन कैन चेंजेस दस इनेबलिंग फास्ट एंड इजी कोलैबोरेटिंग, यानी कि हम इसमें क्या होता है, कोई भी आ सकता है वेब पेज पे और उसमें चेंज कर देता है और ये बहुत ही फास्ट और कोई भी कोलैबोरेट करके यानी कि जोड़ के इसमें, और ये बहुत जल्दी होता है। थर्ड में बोला है कंटेंट इज अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, यहाँ पे जो सामग्री प्रदान की जाती है ब्लॉग्स पे वो रेगुलर बेसिस पे प्रदान हर रोज आती है। फोर्थ है रीडर हैव द पॉसिबिलिटी टू लीव कमेंट्स, यानी कि रीडर्स के पास एक अवसर होता है कि वो कमेंट्स को यहाँ पे लिख सकें, ठीक है। तो देखो ब्लॉग में बेसिकली हम किसी भी तरह की विषय पे, किसी भी तरह की टॉपिक पे, इंटरनेट पे उस बारे में बिल्कुल फीचर्स में लिखते हैं, तो वो होता है ब्लॉग, ठीक है। ऑनलाइन ब्लॉग पोर्टल्स पे लिखते हैं। और देखो ऑप्शन फर्स्ट ने जो बोला है रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, ये यहाँ पे ठीक है क्योंकि इसका एक फीचर होता है कि क्या होता है रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर, कि देखो जब हम हर रोज ये जो हम किसी टॉपिक के बारे में लिखते हैं या फिर किसी, मान लीजिए हम साहित्य के बारे में लिख रहे हैं या फिर हम किसी इन्वायरमेंट के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हम हर रोज इन्वायरमेंट के रिलेटेड टॉपिक्स डालते हैं और अब फिर क्या होता है कि ये जो है डेट के हिसाब से नीचे जाता रहता है। अगर हम, तो ये क्या होता है, इसमें एक रिवर्स क्रॉनिकल ऑर्डर होता है कि जो धीरे धीरे वेबसाइट पे डेट के अकॉर्डिंग ये नीचे आते रहते हैं। जो आपने आज टॉपिक डाला है वो नीचे आ जाएगा, फिर जो आप कल डालेंगे वो उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे उसका एक फीचर होता है कि जो आप कुछ भी डालेंगे वो रोज नीचे के ऑर्डर्स में चलेगा, तो ये इसका एक फीचर है। सेकंड में जो बोला है कि यहाँ पे कोई भी आके चेंजेस कर सकता है, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आके चेंजेस नहीं कर सकता है। ये एक ऑलरेडी जो जिसकी स्पेसिफाइड है वो ही कर सकता है, उसके थ्रू ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है कंटेंट, जो थर्ड ने बोला कि कंटेंट रोज अपडेट होता है, तो ये भी ठीक है क्योंकि कंटेंट तो रोज नए आएंगे तो उसके हिसाब से वो हर रोज बदलता रहता है। फिर फोर्थ जो है रीडर हैव द पॉसिबिलिटी, तो ये भी ठीक है क्योंकि रीडर्स के पास होता है ऑप्शन कि वो कमेंट लिख सके इस ब्लॉग के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आकर सिर्फ चेंजेस नहीं कर सकता आके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है, जो फीचर नहीं होता, बाकी सारे फीचर्स होते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट में बोला हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन नोन एज, यानी कि इसमें बोला हुआ है कि जब हम एक इंफॉर्मेशन को, जब हम एक भाषा को इस्तेमाल करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, इंफॉर्मेशन के यूज़ की थ्रू, तो वो किस टाइप की लैंग्वेज, किस टाइप का उसका फंक्शन होता है, ठीक है, भाषा का। अब जो लैंग्वेज के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे इसमें दे रखा है एक्सप्रेसिव, ऑप्शन नंबर ए में है एक्सप्रेसिव फंक्शन, बी में है डायरेक्टिव फंक्शन, थर्ड में है इंफॉर्मेटिव फंक्शन और फोर्थ में है इंस्पायरिंग फंक्शन। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो है एक्सप्रेसिव फंक्शन, इसमें क्या होगा, हम लैंग्वेज के थ्रू अपनी इमोशंस को बताते हैं, फीलिंग्स को बताते हैं, आइडिया को बताते हैं और अपने एटीट्यूड बताते हैं, तो वो आता है एक्सप्रेसिव फंक्शन के अंदर, ठीक है। और जो डायरेक्टिव फंक्शन जो होता है उसके अंदर क्या होगा, आप किसी अपनी जो भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी को डायरेक्शन दे सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप यहाँ से उठ के उधर बैठ जाइए, जैसे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो आपने टीचर्स को बोला कि आपको आंसर शीट चाहिए या फिर उसकी डायरेक्शन को करने के लिए, ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक डायरेक्टिव फंक्शन हो गया। फिर थर्ड जो है इंफॉर्मेटिव फंक्शन, यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन के थ्रू अपनी बातों को, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ना, उसको हम कम्युनिकेशन की तरह यूज़ करेंगे, उस जो इंफॉर्मेशन के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं अपनी, तो वो होती है इंफॉर्मेटिव फंक्शन। जब हमने अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने लगते हैं अपनी लैंग्वेज के थ्रू। फिर है इंस्पायरिंग फंक्शन, यानी कि किस तरह हमारी भाषा इंस्पायर करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, क्वेश्चन में पूछा हुआ था कम्युनिकेटिव इंफॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट में तो इमोशन का हो गया, सेकंड में क्या हो गया, डायरेक्शन का हो गया, फोर्थ में हो गया इंफॉर्मेशन, थर्ड में हो गया इंफॉर्मेटिव का। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ इंफॉर्मेटिव फंक्शन। और बाकी ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ों के लिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, व्हाट बिहेवियर इज एग्जिबिटेड सीता टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नॉट बीइंग देयर फॉर हर फ्रेंड व्हेन दे आर नीड, यानी कि इसमें पूछा हुआ है कि सीता नाम की लड़की है, उसने वो अपनी फ्रेंड, जब उसकी फ्रेंड को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ पे उसके पास नहीं होती है, तो यहाँ पे वो किस तरह का बिहेवियर, यानी कि किस तरह का व्यवहार उसने दिखाया। तो ऑप्शन नंबर 1 है कॉम्पनसेशन, बी है चैरिटेबल डिस्पोजिशन, थर्ड है सोशल मैच्योरिटी, फोर्थ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन का मतलब होता है, तो देखो देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉम्पेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी को दया की भावना दिखाते हैं, कंपनसेट करते हैं उसके किसी लॉस की वजह से या फिर किसी उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो क्या होता है, कंपनसेट होता है। सेकंड है चैरिटेबल डिस्पोजिशन, जब हम किसी नीडी की, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं चैरिटेबल वे में, तो वो होता है चैरिटेबल डिस्पोजिशन। सोशल मैच्योरिटी क्या होती है, जब हम सामाजिक रूप से परिपक्वता दिखाते हैं उसको सोशल मैच्योरिटी कहते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि जिम्मेदारी, तो वो जब हम दिखाते हैं वो होती है जिम्मेदारी, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी किस तरह के बिहेवियर की बात पूछ रही थी, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, सीता ने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई, जिम्मेदारी की यहाँ पे चीज़ नहीं दिखाई। जो उसकी एक फ्रेंड के थ्रू उसकी जिम्मेदारी बनती थी उसकी मदद करने की, उसकी ज़रूरत में उसकी मदद करने की, वो नहीं दिखाई। तो यहाँ पे हम उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बिहेवियर है वो नहीं लेक हो रहा है, यानी कि कमी इसमें हमको दिख रही है। तो यहाँ पे उसके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि विच इज द स्कीम in 2018 has proposed in the union budget with a view to improving school effectiveness at all school stages, यानी कि इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी स्कीम थी 2018 की जिसमें ये यूनियन बजट यानी कि केंद्रीय जो बजट होता है उसमें ये बोला हुआ कि स्कूल की इफेक्टिवनेस को हमको हर चीज यानी कि ऑल लेवल पे प्री प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक ऑल स्टेजेस पे हमको सुधारना है। तो किसने बोला गया है, ये पूछा हुआ है। ए है टीचर एडुकेशन, सेकंड है सर्व शिक्षण अभियान और थर्ड है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और फोर्थ है समग्र शिक्षा, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए है जो है टीचर एडुकेशन। तो ये इसमें क्या होता है, इसमें टीचर ट्रेनिंग की बात होती है, इसमें टीचर्स को कैसे ट्रेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्कूल्स नीड, कैसे होगा ये बताया जाता है। और ऑप्शन नंबर सेकंड है सर्व शिक्षण अभियान। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि सभी की शिक्षा की बात की जाती है 16 to
प्राइमरी एजुकेशन की बात की जाती है, 16 to 18 14 एज की जो शिक्षा होती है उसकी बात की जाती है। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान में क्या होता है कि सेकेंड उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की होती है। और फोर्थ में है समग्र शिक्षा अभियान। तो इस समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत ही ये 2000 स्कीम लेके आई गई थी और उसमें बोला गया था कि प्राइमरी से लेके सेकेंडरी स्टेज तक, ऑल स्टेजेस तक हमको स्कूल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ दिस इज नॉट अ 3D आर्ट मेथड और टेक्निक टू यूज वाइल टीचिंग अ सब्जेक्ट। यानी कि इनमें से कौन सा एक 3D आर्ट मेथड नहीं है पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सी चीज़ें 3D नहीं है, 3D बोला हुआ है। ओके, तो फर्स्ट जो है वो है फोटोग्राफ, सेकेंड है रिलीफ वर्क, थर्ड है हैंड पोएट्री और फोर्थ है क्ले मॉडलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ है तो वो तो 3D होता नहीं है, वो पेपर पे होता है। ओके, और रिलीफ वर्क जो होता है वो एक तरह की एक आर्ट होता है, पेंटिंग फॉर्म ऑफ आर्ट होता है, जिसमें जो चीज़ें जो होती हैं, पेंटिंग्स जो होती हैं, उसमें जो नक्काशी होती है वो उभरी हुई होती है, 3D फॉर्म में होती है। और जो थर्ड है हैंड पोएट्री, तो हैंड पोएट्री भी एक तरह का 3D आर्ट फॉर्म होता है। और जो क्ले मॉडलिंग है वो भी 3D फॉर्म होता है। ओनली फोटोग्राफ जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फोटोग्राफ वो 3D नहीं होता है। ओके, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इनकरेक्ट है, और मतलब सॉरी करेक्ट है हमारे यहाँ पे, क्योंकि वो 3D आर्ट फॉर्म नहीं है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट वाइटल रीजन वाई स्टूडेंट विद स्पेशल नीड टू बी मेड पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल। अब इसमें पूछा हुआ है कि हमें जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं उनको रेगुलर स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहिए। पहले ऑप्शन है टू कीप देम अवे फ्रॉम देयर नीड बेस्ड एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सेकंड है टू कीप क्रिएट डिपेंडेंसी ऑन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ओनली विच विल गिव अ वे टू प्रूव देयर वर्थ। सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है कि हम उनकी एक्टिविटीज से उनके दूर रखेंगे और बेसिक एक्टिविटीज से। सेकंड में बोला हुआ है कि हम उन ताकि उन पर टू क्रिएट डिपेंडेंसी ऑन स्पेशलाइज्ड सर्विसेज ओनली विच विल गिव अ वे टू प्रूव देयर वर्थ। यानी कि उनकी जो क्षमता है वो डिपेंडेंट हो जाएगी स्पेशलाइज्ड सर्विस पे। ठीक है, फिर तो इसमें डिपेंडेंसी को इंक्रीज करने को बोला हुआ है। और फिर है टू टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिट इन फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा हुआ है कि आइडेंटिफाई द मोस्ट वाइटल रीजन व्हाई स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड टू बी मेड पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स। यानी कि उसने पूछा हुआ है कि आखिर ऐसा कौन सा रीजन है कि हम स्पेशल नीड्स के बच्चों को रेगुलर स्कूल्स का पार्ट बनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोला हुआ है कि टू कीप देम अवे फ्रॉम देयर नीड्स बेस्ड एक्टिविटीज़। यानी कि हम क्या करें ताकि उनको जो बेसिक नीड्स एक्टिविटीज़ है उससे दूर रखा जाए। फिर सेकंड में है टू क्रिएट डिपेंडेंसी ऑन स्पेशलाइज्ड सर्विस ओनली विच विल गिव अ वे टू प्रूव देयर वर्थ। यानी कि ऐसी उनको हम डिपेंडेंट बना देंगे ऐसी सर्विसेज पे जिससे वो खाली उनकी जो क्षमता है उसकी वैल्यू पता चले, जिससे उसी से उसकी वैल्यू पता चलेगी। ठीक है, और थर्ड में है टू टेक एडवांटेज ऑफ बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशनल रिसोर्स एंड एक्टिविटीज डेट आर अवेलेबल। यानी कि इससे क्या होगा, वो जितनी भी एजुकेशनल रिसोर्स हैं उसकी बेनिफिट ले सकते हैं और ऐसी ऐसी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं जो अवेलेबल है, जो उपलब्ध है। फोर्थ में बोला है टू टेक अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड विच विल हेल्प अ बेटर फ्यूचर। यानी कि ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी जिससे उनको एक बेटर फ्यूचर में मदद मिलती है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बात करें कि उनको क्या बोलते हैं, उनकी नीड्स से अगर हम उनको दूर रखेंगे तो वो कैसे करेक्ट हो सकता है। ओके, और सेकंड में जो बोल रखा है कि हम उनको डिपेंडेंट कर देंगे, डिपेंडेंसी इनकी स्पेशलाइज्ड सर्विस पे, तो वो भी गलत हो जाएगा। और थर्ड जो है उनका जो इससे क्या होगा कि वो एजुकेशनल रिसोर्सेज को ले सकते हैं, एक्टिविटीज़ को जितनी अवेलेबल है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी जा रही है टू टेक अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड विच विल हेल्प देम अ बेटर फ्यूचर,
ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको, तो ये भी ठीक एक तरह से कह सकते हैं। पर जो अभी हम उनको रेगुलर स्कूल में डाल रहे हैं उनको स्पेशल नीड्स के बच्चों को, तो बेसिक तो उनका यही है कि हम उनको एजुकेशनल रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ के थ्रू उनका बेनिफिट जितना हो सकता है उनको प्रोवाइड करें। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेसमेंट दैट एक्सपेंड द फाइंडिंग ऑफ एन असेसमेंट विथ एनालिसिस ऑफ एबिलिटी एंड पोटेंशियल विद द फर्दर डायमेंशन इज नोन एज, यानी कि ऐसी कौन सी असेसमेंट, ऐसा कौन सा आकलन होता है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं और ये पता कर सकते हैं किसी भी बच्चे का क्षमता को उसकी क्षमता को पता कर सकते हैं और उसको आगे उसको और आगे तक आगे बढ़ा सकते हैं। उसको किस तरह का असेसमेंट कहा जाता है? पहला है डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो उपचारात्मक आकलन, सेकंड है फॉर्मेटिक असेसमेंट, थर्ड है प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट और फोर्थ है समेटिव असेसमेंट। ठीक है, तो देखो डायग्नोस्टिक असेसमेंट तो वो होता है जहाँ पे हम बच्चों की कमियों को पता करते हैं, उसको किसी चीज़ में सीखने में क्यों प्रॉब्लम आ रही है ये जानते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको उसी हिसाब से लेसन प्लान बनाते हैं, वो होता है डायग्नोस्टिक। सेकेंड है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये असेसमेंट यूनिट के बाद या फिर कोई चैप्टर्स या फिर एक खत्म हो जाए, यूनिट खत्म हो जाए पूरा, उसके बाद लिया जाता है। और ये ईयरली नहीं, ये क्या था, ये यूनिट खत्म होने के बाद लिया जाता है। और जो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट होता है, तो प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट में ही ये होता है कि हम बच्चों को एनालाइज करते हैं, उसका आकलन करके ये जानने की कोशिश उसकी एबिलिटी को जानने की कोशिश करते हैं और वो कहाँ तक हम आगे उसकी क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं, ये हम करते हैं प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट में। इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर 4 है समेटिव असेसमेंट, वो समेटिव असेसमेंट दरअसल हम ईयर के एंड में लेते हैं, जब हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है पूरा ईयर का, और तब लेते हैं, विच इज इसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 गलत हो जाएंगे और जबकि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अ पर्टिकुलर मैथ क्लास a student can draw geometrical figure and graph with which state cognitive domain in the student exhibiting, यानी कि एक बच्चा जो है वो मैथ्स की क्लास में फिगर बना सकता है, ज्योमेट्रिकल फिगर ग्राफ बना सकता है। तो वो किस तरह की डोमेन को, यानी कि संज्ञात्मक किस पक्ष को, कौन से पक्ष दिखा रहा है? ठीक है, फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, सेकंड है नॉलेज यानी कि ज्ञान, और थर्ड है एप्लीकेशन यानी किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, और फोर्थ है स्किल यानी कि क्षमता, किसी चीज़ को सीखने की क्षमता जो हम स्किल होती है। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे उसने ड्राइंग सीखी है और जो ड्राइंग में उसने ज्योमेट्रिकल फिगर और ग्राफ उसने सीख लिया। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं, नॉलेज ज्ञान की बात तो उसने बता नहीं रहा है, एप्लीकेशन तो इसमें कोई यूज़ तो हो नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है स्किल, जो उसकी जो ड्राइंग की जो स्किल हो रही है यहाँ पे बताई गई है ज्योमेट्रिकल फिगर बनाने की, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज स्किल। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है टेकिंग फीडबैक फ्रॉम चिल्ड्रन आफ्टर द लेसन इज ओवर। ओके, इसमें ये बोला हुआ है कि जब हम कब किसी बच्चे का फीडबैक लेंगे लेसन खत्म होने के बाद, यहाँ पे। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 है असेसमेंट, सेकंड है लेसन प्लानिंग, थर्ड है रिपोर्टिंग, फोर्थ है क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक। तो देखिए अब फीडबैक लेने की बात हो रही है, जो हमारा जो क्लास है वो ओवर हो गया है। तो देखो आकलन तो बहुत तरह से होता है, तो खाली स्पेसिफिक बात हो रही है कि हमारे जो क्लास है लेसन से वो ओवर हुए हैं। ठीक है, तो इसकी बात हो रही है। तो ये असेसमेंट तो हम देख लेते हैं आगे। लेसन प्लानिंग यानी कि हम लेसन प्लानिंग में तो हम लेसन को प्लान करते हैं क्लासरूम में पढ़ाने से पहले, किस तरह से बच्चों को हमें पढ़ाना है, वो प्लानिंग को लेसन प्लानिंग होती है। रिपोर्टिंग यानी कि रिपोर्टिंग हम बच्चों की जितनी भी खूबी है, उसने जो चीज़ साल में कुछ भी किया है उसकी रिपोर्ट एक बनाते हैं कि उसने क्या सीखा, उसके कितने मार्क्स आए, उसकी अटेंडेंस कितनी हुई, रिपोर्टिंग में ये सब होता है। और जो फोर्थ है अ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक, उसके अंतर्गत ये होता है कि हम एक ये फीडबैक लेना एक क्लासरूम में होता है। ठीक है, जो लेसन खत्म होता है हम क्लासरूम में जब लेते हैं, तो ये एक तरह की क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक होती है। हम क्लासरूम में बच्चों का आकलन करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज अ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक ऑफ टेकिंग फीडबैक फ्रॉम चिल्ड्रन आफ्टर द लेसन इज अ क्लासरूम असेसमेंट टेक्निक। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोला हुआ है कि टीचिंग एडेड लर्निंग कैन सब्स्टिट्यूट अ टीचर अफेक्टिव व्हेन वी यूज, यानी कि हम
जब एक टीचिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू जब हम यूज़ करते हैं तो हम अपनी जो एक अध्यापिका है उसको हम किस तरह से उसका सब्स्टिट्यूट यानी कि उसके बिना भी कैसे हम लोग यूज़ कर, उसका एक सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पीपीटी, बी है इंटरैक्टिव ई लेसन, सी है ऑडियो विजुअल एड और 4th है प्रोग्राम लर्निंग। तो देखो पीपीटी तो होगा नहीं और ऑडियो विजुअल, क्योंकि पीपीटी में तो खाली पावर पॉइंट पे होता है और उसमें कुछ समझाने के लिए कोई हमें टीचर क्या करती है, हमको समझाती है, तो पीपीटी तो होगा नहीं। 3rd है ऑडियो विजुअल एड, तो इसमें भी नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर तो इंटरेक्शन नहीं होगी। 4th है प्रोग्राम लर्निंग, तो इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इंटरेक्टिव ई लेसन की बात हो रही है जिसमें टीचर समझाते हैं, पढ़ाकर ई लेसन बनाते हैं, इलेक्ट्रिक लेसन बनाते हैं और बच्चों से क्या बोलते हैं कम्युनिकेट करते हैं। इंटरेक्टिव लर्निंग यानी कि इंटरेक्टिव ई लेसन समझा के उनको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो जाएगा, विच इज इंटरेक्टिव ई लेसन। ओके, जो एक टीचर का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि इसमें से हमको जो चीज़ बात बताई गई है उसको हमें बताना है, करेक्ट बताना है। बीसीसी इन ईमेल एड्रेस डिफर फ्रॉम सीसीसी इन डैट, यानी कि जो बीसीसी होता है जब हम ईमेल में यूज़ करते हैं, जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो 2 फॉर्मेट हमारे सामने आते हैं, बीसीसी और सीसी, यानी कि ब्लैक कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी। तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो दोनों आपस में कैसे अलग होते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है बीसीसी हाइड द सेंडर ईमेल एड्रेस, यानी कि जिसने ईमेल भेजा हुआ है उसका वो ईमेल एड्रेस को छुपा देगा। और सेकंड में बोला हुआ है कि बीसीसी हाइड ऑल रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, यानी कि हम जिसको भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस को छुपा देगा। बीसीसी इज सेंड ओवर अ सिक्योर्ड कनेक्शन, यानी कि जो बीसीसी होता है ब्लैक कार्बन कॉपी होती है ईमेल एड्रेस में, वो सिक्योर्ड कनेक्शन के थ्रू भेजा जाता है। और 4th जो है वो ब्लैक कार्बन कॉपी सपोर्ट अटैचमेंट, यानी कि हम ब्लैक कार्बन कॉपी में और अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बेसिकली ब्लैक बीसीसी और कार्बन कॉपी की बात हो रही है। ओके, तो देखो ब्लैक कार्बन कॉपी और कार्बन कॉपी को समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी को ईमेल भेजा, फर्स्ट पर्सन को ABC 3 लोग हैं, ईमेल हमने भेजा ए को। अब ए को हम वो क्या हो गया, रिसिपिएंट हो गया, पहला रिसिपिएंट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब हम एक उस ईमेल की जो हम ईमेल भेज रहे हैं ए को, उसका एक सेकंड कॉपी बनाते हैं तो वो कार्बन कॉपी में आ जाएगी बी। अब हम उसको सेंड कर देंगे बी को, और जब हम उसकी एक और को ब्लैक कार्बन कॉपी में एक पर्सन को और ऐड करते हैं सी को, वो चला जाएगा ब्लैक कार्बन कॉपी में। ठीक है, और ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या होगा, हम उसको ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या होगा कि हमने जिस ए को हमने ईमेल भेजा है ना, ए फर्स्ट पर्सन को ईमेल भेजा है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि हमने सी को भी ब्लैक कार्बन कॉपी में जिस इंसान को रखा है सी को, उसको भी ईमेल भेजा है, उसके पास ईमेल उसकी जो ईमेल एड्रेस है वो हाइड हो जाएगी। तो जो ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि बीसीसी हाइड ऑल रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस, यानी कि बीसीसी क्या करता है, ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या होता है कि किस किस को ईमेल भेजा जा रहा है ये छुपा दिया जाता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो सेंडर्स का ईमेल एड्रेस तो दिखेगा क्योंकि वो तो फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, क्योंकि वो इस वजह से, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो ठीक हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो कुछ भी नहीं है क्योंकि ईमेल एड्रेस का उसका कुछ इतना वो नहीं है। डिफरेंस पूछा हुआ था, बेसिकली डिफरेंस यही है कि ब्लैक कार्बन कॉपी में क्या होता है कि हम हमारा जो ईमेल एड्रेस है वो हम छुपा देते हैं जिसको हम भेज रहे हैं, हम 2-3 कॉपी बनाते हैं बेसिकली इसकी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।